अशोक ने लगभग 40 वर्षों तक शासन किया और 232 ईसा पूर्व में उसका देहांत हो गया। उसके उत्तराधिकारी निर्बल और निकम्मे निकले। वे मौर्य साम्राज्य को विघटन से न बचा सके और मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। अशोक के उत्तराधिकारियों का इतिहास स्पष्ट नहीं है। अभिलेख में अशोक के पुत्र तीवर का नाम मिलता है। कल्हण जालोक को अशोक का पुत्र एवं उत्तराधिकारी मानता है। जिस मौर्य साम्राज्य का निर्माण व विकास चंद्रगुप्त मौर्य ने, जिसे दिग्विजय सम्राट चाणक्य जैसे कूटनीतिक मंत्री व अशोक जैसे धर्म विजयी सम्राट ने किया था, वही अशोक के मरणोपरांत पतनोन्मुख हो गया। पतन की यह गति क्रमिक रही, जो ईसा पूर्व 232 से प्रारंभ होकर ईसा पूर्व 184 में पूर्ण होती है। यद्यपि मौर्य साम्राज्य का पतन अपेक्षाकृत शीघ्र हुआ, तथापि यह पतन न तो आकस्मिक था और न ही इसके लिए कोई एक कारण था। ऐसा प्रतीत होता है कि इस पतन के अनेक कारण थे और अंततः इसका मुख्य कारण एक ब्राह्मण शासक था जिसने अंतिम राजा की हत्या की। कारणों में देखें तो अशोक के उत्तराधिकारी अयोग्य निकले। कुणाल, संप्रति, दशरथ व भद्रथ में वह क्षमता नहीं थी कि वे विशाल मौर्य साम्राज्य को संभाल सके, अतः वे आंतरिक विद्रोहों और बाहरी आक्रमणों से देश की रक्षा न कर सके। इसके परिणाम स्वरूप मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। मौर्य साम्राज्य एक अखिल भारतीय साम्राज्य था जो हिंदू कुश से कर्नाटक तक विस्तृत था। इस साम्राज्य को चलाने के लिए दृढ़ केंद्रीकृत प्रशासन व योग्य शासक की आवश्यकता थी, किंतु साम्राज्य के बंटवारे, विकेंद्रीकरण व अयोग्य शासकों के कारण इसका पतन हो गया। मौर्य साम्राज्य में सत्ता प्राप्त करने के लिए युद्ध हुआ। अशोक स्वयं गद्दी प्राप्त करने के लिए अपने भाइयों से 4 वर्षों तक युद्ध करता रहा। इससे मौर्य साम्राज्य की शक्ति का ह्रास हुआ और वह पतनोन्मुख होने लगा। राजा की व्यक्तिगत योग्यता और क्षमता पर साम्राज्य का स्थायित्व निर्भर होता है। यह राजतंत्री शासन का प्रमुख दोष है। इस प्रशासन में शक्ति का केंद्र बिंदु राजा होता है। राजा के निर्बल होने से जहाँ केंद्रीय शासन कमजोर होता है, वहीं साम्राज्य का पतन शुरू हो जाता है। प्रशासकीय पदाधिकारियों के अत्याचारों से प्रांतों में विद्रोह हुए। ऐसे विद्रोह बिंदुसार के काल में व बाद के शासकों के काल में भी हुए। इससे साम्राज्य की शक्ति कमजोर हुई और साम्राज्य पतनोन्मुख होने लगा। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कर की अधिकता बतलाई गई है, जो मौर्य साम्राज्य में प्रचलित था। अतः करों की अधिकता से जनता में असंतोष का फैलना स्वाभाविक था। यही कारण है कि कुछ जन विद्रोह हुए। ऐसे विद्रोहों को अशोक के उत्तराधिकारी दबा न सके, अतः मौर्य साम्राज्य का पतन होना निश्चित हो गया। कल्हण की राजतरंगिणी से ज्ञात होता है कि अशोक के मरणोपरांत वहाँ का प्रांतीय शासक, उसका पुत्र जालोक, स्वतंत्र हो गया। तारानाथ के अनुसार गांधार में वीरसेन स्वतंत्र हो गया। मालविकाग्निमित्रम से ज्ञात होता है कि विदर्भ का शासक स्वतंत्र हो गया। इन प्रांतपतियों की स्वतंत्रता से साम्राज्य टूट गया। अशोक ने जब युद्ध घोष बंद कर दिया तो मौर्य सैन्य संगठन में शिथिलता उत्पन्न हो गई। उसके उत्तराधिकारी आवश्यकता के अनुरूप सैन्य संगठन न कर सके, अतः सैनिक शक्ति का भी शीघ्रता से ह्रास होने लगा और मौर्य साम्राज्य पतन की ओर बढ़ने लगा। मध्य एशिया में हुए राजनीतिक व सैनिक परिवर्तनों ने भारत की पश्चिमोत्तर सीमा को प्रभावित किया। पश्चिमोत्तर सीमा अर्थात पाकिस्तान, अफगानिस्तान का जो क्षेत्र है भारत से जुड़ा हुआ, उसे कहते हैं। अशोक के उत्तराधिकारियों ने इस पश्चिमोत्तर सीमा की अपेक्षा की और दृढ़ सुरक्षात्मक नीति का अनुगमन नहीं किया, अतः विदेशी आक्रमणों से मौर्य शासक देश की रक्षा नहीं कर सके। बिंदुसार के मरणोपरांत मौर्य दरबार में दल बदल का बीजारोपण हुआ। मौर्य दरबार में 2 दल हो गए, एक सुसीम का दल जो उसे समर्थन देता था, दूसरा अशोक का दल। यह दलबंदी अशोक के बाद और तीव्र हुई। अंतिम मौर्य शासक भद्रथ के समय यह दलबंदी चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई थी। मौर्य सेनापति तथा मौर्य अमात्य की दल बदली में भद्रथ समा गया और मौर्य सत्ता का अंत हो गया। कुछ विद्वानों का विचार है कि अशोक की जो धर्म की नीति थी, उससे जहाँ शांति का प्रसार हुआ, वहीं मौर्य शक्ति का तीव्रता से नुकसान हुआ। इससे मौर्यों की सामरिक सोच को आघात पहुँचा। इसके कारण मौर्य शासक आंतरिक विद्रोहों व विदेशी आक्रमणों से देश की रक्षा न कर सके। हरप्रसाद शास्त्री का विचार है कि मौर्य साम्राज्य का पतन ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया से हुआ था। अशोक और उसके उत्तराधिकारियों की बौद्ध धर्मी नीति के कारण ब्राह्मणों में व्यापक असंतोष बढ़ा। इस असंतोष का नेतृत्व ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने किया।
उसने अंतिम मौर्य सम्राट भद्रथ की हत्या कर स्वयं सत्ता हस्तगत कर ली और सुग राज सत्ता की स्थापना की। इस प्रकार मौर्य साम्राज्य के पतन में कोई एक कारण नहीं अपितु अनेक कारण थे। इनके विविध कारणों ने मौर्य साम्राज्य के पतन में सहयोग किया। यदि हम बात करें मौर्य साम्राज्य के पतन के मुख्य कारण या पतनकर्ता, तो वह था पुष्यमित्र शुंग नामक एक ब्राह्मण सेनापति जो कि मौर्यों के अधीन ही था। यदि शुंग की बात करें तो प्राचीन भारतीय शासकों में पुष्यमित्र शुंग एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उसने उत्तर मौर्यकालीन शासकों के समय में गिरती हुई राजसत्ता के गौरव को स्थापित किया था। अपनी सेना और बुद्धि के बल पर उसने पुनः राजनीतिक एकता स्थापित करने का प्रयास किया था। यवन आक्रमणकारियों को आगे बढ़ने से रोका। पुष्यमित्र के आरंभिक जीवन के विषय में बहुत अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। वह अंतिम मौर्य शासक भद्रथ का सेनापति था। प्रोफेसर बीपी सिन्हा के अनुसार शासक बनने के पूर्व सेनापति के रूप में पुष्यमित्र ने यवनों से संघर्ष किया था। संवत 189-88 ईसा पूर्व में दमित्र प्रथम ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया था। यह आक्रमण अल्पकालिक था। दमित्र को शीघ्र 187 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र से लौटना पड़ा। उसके जाने के बाद पुष्यमित्र ने मौर्य सत्ता समाप्त कर दी। 187 ईसा पूर्व में शुंग वंश की स्थापना की और मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक भद्रथ की हत्या के पश्चात शुंग वंश की स्थापना की। 187 ईसा पूर्व में उसने अंतिम मौर्य शासक भद्रथ की हत्या एक सैनिक निरीक्षण के दौरान करके मौर्य वंश के शासन को समाप्त कर दिया और स्वयं एक नए राजवंश की नींव डाली। साहित्यिक एवं पुरातात्विक स्रोतों से शुंगों के इतिहास के विषय में जानकारी मिलती है। साहित्यिक स्रोतों में प्रमुख है पतंजलि का महाभाष्य, पुराण, कालिदास का मालविका अग्निमित्रम, वाणभट्ट का हर्षचरित, जैन लिखित मेरुतुंग की थेरावली, बौद्ध महायान ग्रंथ दिव्यावधान, तारानाथ लिखित बौद्ध धर्म का इतिहास इत्यादि अभिलेख और साक्ष्य हैं। धन्यवाद।